हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजॉन क्लासेस। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। अब ये जो चैप्टर है, ये क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, तो ये चैप्टर का डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उसका बेस ये रहेगा। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, कौन कौन से इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक के बारे में क्या कहा, कैसे कहा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको आने वाली क्लासेस में भी फ़ायदा देगी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स। इसमें हम कंसेप्ट जानेंगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और अलग अलग जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना था, उन्होंने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप इसको सोशल साइंस क्यों बोला गया है? सोशल मतलब क्या? जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साइंस मतलब क्या? जिसमें सारे लॉज एंड ऑर्डर्स रहते हैं। क्लियर? इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जिसमें हम ये जानते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर इन व्हाट सेंस? इकोनॉमिक सेंस, की उसकी मार्केट में वांट्स क्या है। ठीक है, और हम उसकी जो वांट्स हैं उसको किस तरीके से रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसमें फुलफिल कर सकते हैं। राइट? फिर आता है टर्म। जो इकोनॉमिक्स जो टर्म है, ये कहाँ से बना है? ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड? ऑइकोनोमिया। ऑइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है जिससे हमको क्या मिला है? इकोनॉमिक वर्ड मिला है, जिसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूलर टाइम पे मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य, जिसको हम किस नाम से जाना जाते हैं? कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ये सब आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने सारा इकोनॉमिक्स को किस तरीके से मैनेज करना है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल दिया था। तो उस पर्टिकुलर बुक में कुछ पॉइंट्स थे जो कि इस बुक में, इस चैप्टर में आपको हाईलाइटेड है। ठीक है, कि उनका क्या ओपिनियन था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इनके हिसाब से अर्थशास्त्र, अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से, उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम अर्थशास्त्र वर्ड देखें तो अर्थशास्त्र वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अर्थ और शास्त्र। अब अर्थ का मतलब क्या हो? तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ मीन्स मनी। जहाँ पे हम मनी से रिलेटेड बात करें कि किस तरीके से मनी को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से मनी जो कि अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट? और शास्त्र मतलब साइंस। ठीक है, तो इसके पूरे रूल्स, इसके पूरे जो लॉज थे वो हमको इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। अब इनके हिसाब से अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करना है, इकोनॉमिक्स के बारे में और जानना है, उसका डेवलपिंग कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो कौन प्ले करेगा? स्टेट और गवर्नमेंट। राइट? फिर आता है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब इनके अनुसार जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम किस तरीके से वेल्थ जो अवेलेबल है उसका यूज़ तो करेंगे, साथ में किस तरीके से और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब
कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, राइट, उनको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर बताया है पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। फिर इनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल आइडिया है, उसको भी हम अर्थशास्त्र में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं वो कौन है? एडम स्मिथ। अब जो एडम स्मिथ है उनका इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ओपिनियन था, उन्होंने अपनी क्या राय दी थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाले अपने 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप इकोनॉमिक्स को और डिटेल में और ज़्यादा उसको पढ़ेंगे तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट कौन थे, उनका इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ओपिनियन था। जब आपको ये बेस क्लियर होगा तो आपके लिए इकोनॉमिक्स और इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो एडम स्मिथ है उनको इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इनके क्या पॉइंट्स थे? इकोनॉमिक, इनकी जो डेफिनेशन थी उसका मेन मोटिव क्या था? इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर डेफिनेशंस में उन्होंने क्या चीज़ें हाईलाइटेड की, चलिए देख लेते हैं। नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके पहले हमने क्या देखा था? कौटिल्य के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौटिल्य का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में। वहीं पे एडम स्मिथ का क्या कहना था? नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का दखल देना ज़रूरी नहीं है, राइट। फिर आता है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेटेड। जो भी कैपिटल मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ कैश और गुड। ये आप अकाउंटिंग टर्म में जब अकाउंट्स के हम चैप्टर देखेंगे उसमें कैपिटल डिस्कस किया ही होगा, राइट। और वेल्थ क्या होता है? मनी। तो इनको क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है, ताकि हम ये क्या कर सकें, जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो किस तरीके से हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेचर लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। अब जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, उसमें क्या लेके आना है? नेचर लॉ, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। इन्होंने क्या किया? प्रैक्टिकल अप्रोच को इम्पोर्टेंस दी। फिर उसके बाद क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। अब इकोनॉमिक्स में किस तरीके से ग्रोथ करना है, किस तरीके से उसको और अच्छे से डेवलप करना है, तो किस तरीके से लेबर को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया। जो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है हमारे वो कौन है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इनके अनुसार इकोनॉमिक्स का क्या कंसेप्ट था, चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने 1890 में अपनी एक बुक को पब्लिश किया था, किस नाम से? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा था उसके कुछ की वर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं जिसको इस बुक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पे देख लेते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन से जो की पॉइंट्स आए हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब सबसे पहले तो डेली बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में जो ऑर्डिनरी मैन है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, ठीक है, और उनकी क्या रिसोर्सेस है जो उनको ज़रूरत लगती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी इन्होंने किया था। तो उसका स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड राइज ऑफ मटेरियल ऑफ वेल बीइंग। अब वो अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे से स्टेबल रखने के लिए, उसको वेल बीइंग करने के लिए वो कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स इन्होंने बताया था। ठीक है, फिर आता है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो सबसे पहले तो जो ऑर्डिनरी मैन है, मतलब एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी नहीं और एक लो क्लास व्यक्ति भी नहीं, जो एक एवरेज, जिसको भले ही वो हाई क्लास वाला हो या फिर लो क्लास वाला हो या फिर मिडिल क्लास वाला हो, इन तीनों की ही जो बेसिक नीड होगी डे टू डे लाइफ में, उसका स्टडी इन्होंने किया था। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ बिहेवियरल साइंस, फिर स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अब जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, जो मार्केट्स में रिक्वायर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो किस तरीके से ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे, उसकी स्टडी इन्होंने करी थी। फिर उसके बाद इट इज़ नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। अब इसके पहले हमने किसके डेफिनेशन देखा था, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि स्टडी ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड साइंस, लेकिन इनका क्या मानना है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का, इनका मानना है इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब आप सिर्फ किस तरीके से पैसे को इंक्रीज करना है, किस तरीके से पैसे को मार्केट में लाना है, सिर्फ इसका ही स्टडी करना इकोनॉमिक्स नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, लियोनल रॉबिन। अब इन्होंने बुक लिखी थी किस नाम से, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1932 में। ठीक है, उसमें जो इनका पूरी बुक का मेन मोटिव था, वो क्या बेस था उसका, स्कैर्सिटी ओरिएंटेड। ठीक है, इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, चलिए देखते हैं। तो इनका ये मानना था लियोनल रॉबिन का कि जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स मतलब हमारी ज़रूरत है, ये क्या है, अनलिमिटेड है, इसका कभी भी एंड नहीं है, इसका कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अभी फ्रिज ले लिया, तो फ्रिज के बाद आपको लगेगा कि चलो अब एसी भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लगेगा चलो टीवी भी ले लेते हैं, चलो फिर आपको लगेगा कि चलो अलमीरा भी ले लेते हैं। तो जो ह्यूमन वांट्स है वो कोई सा भी कैटेगरी का पर्सन हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, इन सभी के जो वांट्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है। ऐसा किनका मानना था, लियोनल रॉबिन का मानना था। मीन्स एंड कंपैरेटिवली लिमिटेड, लेकिन जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में वो क्या है, लिमिटेड है, जो कि फुलफिल नहीं कर पाएंगी अनलिमिटेड वांट्स को। तो जब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मीन्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो उसका क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास, और अगर नहीं है तो किस तरीके से हम उसको जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अल्टरनेटिव को ढूंढ सकते हैं ताकि जो वांट्स है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, फिर मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब जो वांट्स है, जो ह्यूमन वांट्स है, ये क्या होती है, दिन पर दिन बढ़ती जाती है एज पर द प्रायोरिटी। मान लीजिए इस साल प्रायोरिटी है हमारी फ्रिज खरीदना, नेक्स्ट साल हमारी प्रायोरिटी अपग्रेड हो जाएगी कि चलो अब घर खरीद लेते हैं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमारी प्रायोरिटी और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, चलो कार भी ले लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारी वांट्स ग्रेडेबल हो रही है, क्या उसी तरीके से हमारे जो मीन्स अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो भी ग्रेडेबल हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इसी के बारे में जो पूरा डिस्कशन था उन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर बुक में किया था, ऐसा इसका मानना था, लियोनल रॉबिन का मानना था। ठीक है, आई होप आपको आज का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके अलावा
माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।